अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की जानिब से एक शानदार कदम उठाया गया है और इसके तहत वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं वो अगर $100 से ज़ायद की तरसीलात पाकिस्तान भेजते हैं तो उस पर जो इजाफ़ी फ़ीस है वो वसूल नहीं की जाएगी। ये इक़दाम यहाँ तक नहीं है बल्कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हुकूमत की जानिब से एक प्लानिंग बनाई गई है जिसके तहत तरसीलात ज़र भेजने वालों को पॉइंट्स भी दिए जाएंगे और जिनके तहत वो कई सरकारी इदारों से खिदमात और अशिया रियायती निर्खों पर हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान की निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि इस स्कीम के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान एक्सचेंज कंपनियों के लिए भी मराहत फराम करेगी और इस स्कीम के तहत माली इदारों की जानिब से कानूनी ज़राए से तरसीलात ज़र भेजने वालों के हवाले से मार्केटिंग के बदले बरात दी जाएंगी। निगरान वज़ीर ख़जाना ने यह भी बताया कि स्कीम के तहत कुरानंदाज़ी की जाएगी और इसके तहत कानूनी ज़राए के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को नक़द इनामात भी दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर ने यह भी खुशखबरी सुनाई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि इस स्कीम को फ़रोग़ देने के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इस मद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 20 अरब रुपए मुंतकिल किए जा चुके हैं। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इमिग्रेशन और कस्टम्स हुकाम को समंदर पार पाकिस्तानियों को हवाई अड्डों पर तमाम सहूलियात फ़राहम करने का भी कहा है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समंदर पार पाकिस्तानियों से मुतालिक कहा कि वो हमारा कीमती असासा हैं और उनकी मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए गरां कदर खिदमात हैं और ये काबिल तारीफ़ हैं। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मईशत के हालिया इशारियों के बारे में और मईशत को मुस्तहकम करने के मुकालमे की हिकमत अमली से भी आगाह किया गया है। अब सवाल ये है कि ये डिबेट तो है पाकिस्तान में और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, बरतानिया में देख रहे हैं, यूरोप के दीगर ममालिक में या मशरक़ वस्ता में, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की मईशत में हमेशा एक सोने की चिड़िया समझे जाते रहे हैं। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र अगर लीगल चैनल से आती हैं तो इसका फ़ायदा ना सिर्फ उनको है बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले जो उनके अपने ख़ानदान के लोग हैं, करीबी लोग हैं, कारोबार हैं, उन सब को फ़ायदा है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में बिलाशुबा महंगाई कम हो जाएगी, पाकिस्तानियों के मसाइल कम होंगे, पाकिस्तान की मईशत के मुस्तहकम और तगड़े होने की ये अलामत है। अब बहुत सी स्कीम्स आई। इससे पहले जो हुकूमत थी उन्होंने एक रोशन पाकिस्तान डिजिटल स्कीम मुतारिफ़ करवाई, उसकी भी खासी हौसला अफजाई की गई। इस स्कीम को लेकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिलखुसूस बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं, किस हद तक ये स्कीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ट्रस्ट विन कर पाएगी, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। अमजद मलिक साहब चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ लंदन के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन बारी साहब बरतानिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। बारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और गुलाम हुसैन आवान साहब ब्यूरो चीफ़ 92 न्यूज़ UK हमारे साथ मौजूद हैं। आवान साहब आपका भी शुक्रिया। ये स्कीम है, इसके कुछ खदोखाल मैंने बयान किए हैं। एक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन से मुतालिक कोई पेचीदा मामला तो नहीं लग रहा, ये सिंपल सी बात है, आप लीगल चैनल से रेमिटेंस भेजें और उसके बदले उस सारे कुरानंदाज़ी में और उन सिलसिलों में शामिल हो जाएं। अमजद मलिक साहब, ये स्कीम आप क्या समझते हैं कि ये फुल फ्लैज एक पैकेज है या इसमें कुछ और भी बेहतरी लाई जा सकती थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, मैं समझता हूँ कि ये तो सुनते सुनते कहानी पक गए हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। मेरे ख्याल में इस कीमती असासे की हिफाजत के लिए जिस तरह के इकदाम करने चाहिए उस तरह की तेज़ी या उस तरह की प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो नज़र नहीं आती। मैं 2.5 साल चेयरमैन OPF भी रहा हूँ। यकीन माने 2016 से 18 के ऊपर जो हम काम कर रहे थे वही वो ग्लॉसी जो है ऊपर से निकल उतार के नया पेंट चढ़ा के उसी तरह की स्कीमें मैं पिछले 3 जितने भी वजीर बने हैं ओवरसीज़ के वो देख रहा हूँ कि वो नया कवर चढ़ा के वही स्कीम पेश कर देते हैं। एज सच प्रैक्टिकली जो काम होने चाहिए ओवरसीज़ के लिए उस तरह हो नहीं रहा। ये सारा ग्लॉसी एक्सरसाइज है जिसके मेरा नहीं ख्याल को प्रैक्टिकली को फ़ायदा होता है। आपकी रेमिटेंस बढ़ाने के ऊपर आप पिछले भी अगस्त 2023 में वज़ीर-ए-आज़म ने 15 नुकाती ऐलान किया, उसमें भी अवार्ड एंड रिवॉर्ड करने की बात की गई। मैंने तो हाई कमीशन में कोई अवार्ड रिवॉर्ड नहीं देखा किसी को देते हुए। उन्होंने मराहत की बात की, अभी तक उसके ऊपर नन डेवलपमेंट। और यहाँ जो कमर्शियल अताशी हैं हमारे, OEC है हमारी, उसके धड़ाधड़ 1 to 1 बना रहा है अपने पैक
बरतानिया के साथ अपने IT प्रोफेशनल्स, नर्सें लाने के लिए। हमारे लोग जो हैं वो ट्रेन एम्प्लॉय भेजने के लिए अभी तक दंगा मुश्ती में शिकार हैं, माफिया से जान ही नहीं छुड़ा रहे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट आपकी कॉरपोरेशन है, अदारा है, नेफडेक है, आप ट्रेन करके बंदे भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। ये ग्लॉसी है, ये $100 पे फीस नहीं लेंगे या आपको मराद देंगे या एयरपोर्ट पे आपको फैसिलिटेशन की जाएगी। आप लाहौर के एयरपोर्ट पे 3 फ्लाइटें उतारें, देखें वहां मच्छी मंडी बनी होती है। आप कैसे उसको एड्रेस करेंगे जब तक आप न्यूक्लियस चेंजेस नहीं लाएंगे कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी खिदमत करनी है। एयरलाइन की वजह से हमारी टिकटें डबल हो गई हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। हम यानी पाकिस्तान जाते हैं, यकीन करें एक फैमिली 3-4 बच्चों के साथ जाती है, अब एक दफा जाती है, पहले वो हर समर जाते थे, अब वो एक दफा जाके 2 साल सोच ही नहीं सकते, कमर अधूरी रह जाती। एक महंगाई है और दूसरा ये जो ओवरसीज के मामले में जो हमारी जो होनी चाहिए मुराद, मतलब नाइकोब कार्ड खत्म करने की गल्फ के लिए 5 मिलियन लोगों के लिए सेनेट की कमेटी ने कहा हुआ है 4 साल पहले, अभी तक नहीं खत्म किया गया। तो बिल्कुल हम कीमती असासा हैं और वो ऐसा कीमती असासा है जिनको डेकोरेशन करके शो केस में सजाने वाला कीमती असासा है। प्रैक्टिकली जब हमारे बारे में बात करने की बात आती है, हमें तो हमारे साथ तो किसी ने मशावरत नहीं की। ये निगरान हुकूमत अनाउंस कर रही है, ओवरसीज के किसी नुमाइंदे को बिठा के उन्होंने ये मशवरा किया हो कि कैसे सरमायाकारी बेहतर करें, कैसे इनको हम अवार्ड एंड रिवॉर्ड करें पाकिस्तान आने पे, सरमायाकार को कैसे हम कमर्शियल आजादी काउंसलर मुकर्रर करें। जो बंदा 100 मिलियन पाकिस्तान में लेके जाता है उसको आप आजादी काउंसलर बनाए ना। तो कहाँ किसी के साथ मुशावरत की है, मुझे तो नहीं नजर आई कोई मुशावरत। सही है। आमान साहब आप बताइएगा, अमजद मलिक साहब के रिजर्वेशन आपने सुने हैं, इस स्कीम पर क्या लोग ट्रस्ट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि ये है कि स्कीमों का ऐलान कर दिया जाता है और कोई ना कोई नए नए मैं कहूँगा फार्मूले मुताबिक करा दिए जाते हैं, लेकिन असल मसला है उसको एड्रेस किया नहीं जा रहा। वो असल मसला ये है, जैसे मैंने सुनाया कि एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह मिसट्रीट किया जाता है कि आप देखें कि बेल्टों के ऊपर जो ये टोकन है ये नाचते होते हैं, गिननारे होते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ जाते हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि यहाँ की दुनिया में आ गए। और दूसरी बात यह है कि 2-3 फ्लाइटें वैसे इकट्ठी आ जाए तो ऐसे सूरत हो जाती है कि जैसे यहाँ पे पता नहीं क्या मेला लग गया है। आप इस तरह की फैसिलिटेशन करें, लेट से आप ये कर दें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को अलग लाइन बनाएं, जो ओवरसीज दूसरी नेशनलिटी उनके लिए अलग लाइन बनाएं और उनको मेक श्योर किया जाए कि उनसे कोई मिसट्रीट नहीं कर रहा, उनसे वहाँ पर जो एजेंट माफिया है वो उनको कोई तंग नहीं कर रहा। इस तरह की चीजें आप मेक श्योर करें तो मेरे ख्याल से लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा और लोग बार बार पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे। लोग यहाँ से ओवरसीज से दूसरे ममालिक में के ऊपर जाते हैं तो अपने मुल्क क्यों ना जाएं, और ऑटोमेटिकली जो रेमिटेंस हैं वो भी बढ़ेंगी और ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा। और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं जो वो वहाँ पर जाके ट्रीटमेंट देखते हैं तो वो डिसअपॉइंट होते हैं और वो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो आप ये समझ लें कि बच्चों का ट्रस्ट जीतने के लिए जरूरी है कि ऐसे इकदाम किए जाए कि लोगों को ये, बच्चों को ये महसूस ना हो कि वो किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर जो है वो ह्यूमनली ट्रीट नहीं किया जा रहा। और तमाम एयरपोर्ट पर भी इसी तरह होता है और इस तरह की स्कीमों से शायद इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आप बेहतर सहूलतें देकर और बेहतर जो है वो लोगों को ट्रीट करके कर सकते हैं। जी मोहसिन बारी साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है, क्या आप इनसे इत्तफाक करते हैं या आपकी राय मुख्तलिफ? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल 92 का कि आपने हमेशा ही ओवरसीज के ऊपर गाह बेगाह प्रोग्राम करते रहते हैं और लोगों को अवेयरनेस मिलती रहती है। मेरा इस हवाले से है कि पहली तो बात है कि क्योंकि ये जो निगरान सेटअप है, आई डोंट नो कि ये इस किस्म की पॉलिसी से ला भी सकता है कि नहीं ला सकता, तो इसकी अहमियत क्या है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ये रहा है कि आप तो इलेक्शन कराने के लिए आए और अपना इलेक्शन करें आप जाएं। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की जो ओवरसीज के हवाले से बहुत हर हुकूमत ने अपने तौर पर कुछ न कुछ काम करने की कोशिश की है, लेकिन कोई अच्छे तरीके से कोई उसकी जो पेशदारी नहीं हो सकी। और फिर पिछली जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने भी कुछ काम किया, फिर जैसे ही उनके ऊपर कुछ केस बने तो उन्होंने
उन्होंने यह शुरू किया कि जी आप बैरूनी ममालिक से लोग जो है रेमिटेंस भेजना बंद कर दें, और ये जो नफरत है फिर ये भी फैली। तो इन चीज़ों का भी अजाला करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रही है, तो उनको कौम के सामने टीवी में बैठाकर उनकी जो सेकेंडरी लीडरशिप है जो बाहर है उनसे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और लोगों को तकीद करनी चाहिए कि जो जितने भी लोग पाकिस्तानी बाहर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस भेजें, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें ये रेमिटेंस कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान की एम्बेसीज है, ये ड्यूटी जो है एम्बेसडर्स को लगानी चाहिए, क्योंकि हम जब यूके में जब देखते हैं तो यूके के अंदर हमारी बहुत सारी नादरा के हवाले से सर्जरी होती है, तो सर्जरीज के अंदर उनको ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला कैसे भेज सकते हैं, और एम्बेसी इसके अंदर अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। और पाकिस्तान की ये पिछला जो सेटअप था जो 16 महीने का था, जो सेटअप आया था PDM की जो जिसे हम कहते हैं हुकूमत आई थी, उसके अंदर हमारे जो ओवरसीज के मिनिस्टर थे और हमारे चेयरमैन जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे ममालिक के अंदर फोकल पर्सन बनाए थे। उस फोकल पर्सन से काम लेने की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से फोकल पर्सन तो बन गए, लेकिन पाकिस्तान जिनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी उन्होंने कभी एम्बेसी ने कभी इनकी बात ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये नए हाई कमीशन साहब आए हैं, इन्होंने आते ही फोकल पर्सन की मीटिंग की और उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं, और वाकई बड़ी अच्छी मीटिंग थी। ये दोनों जो साहबान जो डॉक्टर हाई कमीशन डॉक्टर फैसल साहब और डिप्टी हाई कमीशन फैसल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे बिल्कुल खुश हूँ कि उन्होंने आते ही फोकल पर्सन और भी इश्यूज के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लें, उसके ऊपर सेमिनार कराएं, मुख्तलिफ हमारे काउंसलर उस पर जाए। लोगों को जब तक अवेयरनेस है, लोग डरते हैं, लोग जाते हैं जो हुंडी का कारोबार करते हैं कि यार वो लोग बंदों के पास गए हैं और वहां से जाके पैसे दिए और अगले दिन 2 घंटे बाद पैसे उनको मिल जाते हैं, तो वो ज्यादा उनको सेफ्टी लगता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ सिस्टम, आई डोंट नो कि ये लीगली ठीक है कि नहीं, वो अमजद साहब इसमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान के एम्बेसी के अंदर अगर आप एक बना दिया जाए कि वहां पर फंड अगर भेजने हो तो आपने पाकिस्तान को फौरी तौर पर 2 घंटे या 4 घंटे में भेजने हो तो पाकिस्तान के हाई कमीशन और कॉन्सुलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। उससे ये है कि ज़र मुबादला डायरेक्टली आपके अकाउंट में जा रहा है, और वो मेरे ख्याल में उनको ये सहूलत अगर मिले तो उनको ज़्यादा इत्मीनान बहाल होगा। और बाकी ये हमारी जो एम्बेसीज है वो इसमें बहुत अपना रोल प्ले कर सकती है और हमें करना चाहिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रही ये 80 अरब जो है ये मुख्तसर करना, इसका मुझे नहीं समझ आ रही क्यों कर रहे हैं। ये पैसे की हेल्थ पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, ओवरसीज को तो इसकी जरूरत नहीं है। ओवरसीज से आप पैसे मांग रहे हैं, आप उनको मेरे ख्याल है कि इस किस्म की स्कीमें नहीं लानी चाहिए, बल्कि इसके बजाय पाकिस्तान से और यहाँ से एक्सचेंज प्रोग्राम करना चाहिए। एक्सचेंज प्रोग्राम, बच्चों को यहाँ से आप वहाँ भेजिए, वहाँ के बच्चे यहाँ पर आए, कोई रिश्ता बनाया जाए जिससे नफरतें कम हो। जो नफरतें पिछली हुकूमतों ने हमारे सर पर डाली हैं उसको खत्म करने का तरीका ये है कि हम एक दूसरे से भाईचारे की मोहब्बत और प्यार बढ़ा सकें। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अमजद मलिक साहब, अब क्रिटिसिज्म तो हम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ ना होने की बात भी हम कर रहे हैं, नारों और दावों का जिक्र भी हम कर रहे हैं। मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि जिस जमात के साथ आपकी वाबस्तगी है, मेरी मुराद मुस्लिम लीग नून है, इसने क्या किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, पॉइंट स्कोरिंग, अगर आप ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें गिनवा सकता हूँ और लगेगा कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में काम किया था। लेकिन फॉर एग्जांपल चेयरमैन OPF उन्होंने ओवरसीज से लिया था, ओवरसीज पंजाब कमीशन बना के दिया था, खुद मसवदा बना के अदारा खड़ा किया था। उसका जो फर्स्ट कमिश्नर है वो मुल्क से बाहर से लेके आए थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम लंदन थे।
और फिर उसका वाइस चेयरमैन अमेरिका से लेके आए थे। तो गल्फ के लिए तमाम 36 जिलों में उन्होंने नुमाइंदगी पैदा की थी। एयरपोर्ट डेस्क बनने, ये जो जिस तरह बारी साहब ने कहा है कि फोकल पर्सन साजिद तुरी साहब ने बनाए हैं, इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमने 200 रुकनी एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जिसमें सफारत खानों से नाम लिए थे, जिसके जरिए हमने लोगों को नुमाइंदगी दी थी। और फिर सीटों का ये जो अभी बात हो रही है कि पार्लियामान में सीटें देंगे, इसका बाकायदा मसवदा बना के प्राइम मिनिस्टर को पेश किया था OPF के प्लेटफॉर्म से, और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन आजाद कश्मीर बनवाया था उस जमाने में। लेकिन हैविंग सेड दैट, उस वक्त CPAC का टाइम था, हम बार बार वन विंडो ऑपरेशन की बात कर रहे थे। अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिला के जो स्विफ्ट सेल बनाया गया है, हम उस वक्त ये कह रहे थे कि आप CPAC के ऊपर प्रॉपर सरमायाकारी के लिए इसके जोन बनाएं जबले अली की तरह, और लोगों को सरमायाकारी की दावत दें। लेकिन फिर आपको सरमायाकारी की दावत देने के साथ साथ वन विंडो ऑपरेशन करना पड़ता है। आप देखें, आप भारत में राब्ता करें कोई कि जी मैंने 100 मिलियन फार्मिंग में लगाना है, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ पे डब्बे बहुत ज्यादा है, कंप्लेन के डब्बे भी बहुत ज्यादा है, सरमायाकारी के डब्बे भी बहुत ज्यादा है। कि आप पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चले जाएं, आप फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चले जाएं, आप कमर्शियल मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री चले जाएं, OPF चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर सेल चले जाएं, हमें एक यूनिफाइड वन विंडो ऑपरेशन की उस वक्त हमने कहा था कि जरूरत है, जो एक ही जगह पे आए, कंपनी खोले, वैट रजिस्टर हो, टैक्स रजिस्ट्रेशन हो, आपके सरमाए को वहां की बैंकिंग फैसिलिटी के साथ जोड़े। और जिस तरह बारी साहब ने कहा है, सरमायाकारी जो है, आपके सफारत खाने हैं इतने मुल्कों में, अगर सफारत खाने के साथ साथ आपका बैंक भी उसी जगह पे हो, तो आजकल तो डिजिटल बैंकिंग है, तो आप वहीं पे अपने पैसे जमा करवाएं। और पाकिस्तान बैंक के पैके ये स्टेट बैंक के साथ और फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर करने की जरूरत है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आप ओवरसीज बैंक की तश्कील दें, लोग अपने सफारत खाने में जो आपकी ब्रांच है वहां पैसे जमा करवाएं, आपके नादरा का कार्ड आपका अकाउंट नंबर हो सकता है अगर आप करना चाहें। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि ग्लास इज हाफ फुल। ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल पाकिस्तान के मुल्क से बाहर सफीर हैं, को 90 लाख के करीब लोग हैं, उनके बारे में मजीद इकदाम करने की जरूरत है। नॉट ओनली पार्लियामान में सीटें होनी चाहिए, उनके राइट टू वोट का एड्रेस होना चाहिए इशू, जिसको इमरान खान ने मैनिपुलेट किया है। और उसके ये जो दादरसी है, ये जो हमारे पाकिस्तान में मसाइल है, मसलन एक आदमी अभी मुझे पिछले दिनों मिला, उसने कहा जी मैंने पाकिस्तान में यूनिफॉर्म दी है और यूनिफॉर्म खराब उसने भेज दिया, अब मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं ये 25 मिलियन का प्रोजेक्ट, उसके पैसे 33% मैंने दिए हुए हैं, तो उसका कोई हल निकल जाए। यहाँ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अदालतें हैं, 6 महीने में अगले फारिग कर देते हैं। हमारे सिविल जज में अगर वो चला जाए तो 15-20 साल उस सरमायाकार के लग जाएंगे। अच्छा, वो क्या तासर लेके जाएगा कि पाकिस्तान में मैंने सरमाया लगाया, पैसे लगाए कि मैं वहां से प्रोडक्ट लेके आऊं, लेकिन कोई जरिया नहीं है जिसके जरिए मैं एक क्विक डिस्पर्सल हो जाए, मेरा उस ताजर के साथ तस्फिया हो जाए कि मैंने उससे माल मंगवाया है, माल खराब है, मेरा और उसका कोई ना कोई कोर्ट का कोई फैसला हो जाए। तो उसके लिए हमारी कमर्शियल कोर्ट्स जो है, बड़ी देर का ये आइडिया है, मुशर्रफ के दौर का हम आइडिया दे रहे हैं कि कमर्शियल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट होनी चाहिए। यहाँ का ताजर पाकिस्तान से बेडशीट मंगवाता है 1 मिलियन की, खराब निकलती है, तो वो कमर्शियल कोर्ट 6 महीने में फैसला दे दे, फटाफट लोगों का आगे जाने का रास्ता बने। तो हम जितना इसमें OPEC, वो जो मैंने पहले भी बात की है, आप जब तक ट्रेंड स्टाफ बना के नहीं भेजेंगे तो इलीगल माइग्रेशन जारी रहेगी। हमारा ग्रेजुएट जो है वो इतना ज्यादा नाउमीद है कि वो 20-25 हजार पाउंड दे के वर्क परमिट पे चढ़ने के लिए तैयार है, जिसमें उसने काम ही नहीं किया कभी। केयर वर्कर निकले हुए हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं 20-25 हजार पाउंड दे के आने के लिए, लेकिन हम वहां से ट्रेंड करके भेजने के लिए तैयार नहीं है। कि अगर आप IT प्रोफेशनल 10,000 ट्रेन करें, अगर आप 10,000 वैसे केयर वर्कर ट्रेन करें, तो बाकी ममालिक आपसे हंस के ले लेंगे कि जी हमें 5,000 की शॉर्टेज है, आप इस एजेंसी के जरिए आप वीजा अप्लाई करें, हमें ये बंदे चाहिए। इंडिया के साथ उन्होंने हॉटलाइन बना ली है, हमारा नहीं बन रहा, और ये बदकिस्मती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी, मैं देख रहा हूँ, ये अगस्त 2023 में शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था, और उसमें पढ़ रहा हूँ यही इकदाम कि जी आपको डेडिकेटेड इमिग्रेशन काउंटर मिलेंगे, आपको नादरा सिस्टम लिंक हो जाएगा, डेडिकेटेड नेशनल सेविंग स्कीम होगी, और हम जो लोग पाकिस्तान सरमाया भेजेंगे उनको हम अवार्ड एंड साइटेशन, जो लोग टॉप 10 रिबिटर हैं, हॉल ऑफ फेम में उनका नाम लगाया जाएगा, एम्बेसियों में उनकी तस्वीर लगाई जाएंगी।
अब आप देखें अगस्त 2023 में हम कह रहे हैं कि सरमायाकार की एम्बेसियों में तस्वीर लगेगी, अब आप कह रहे हैं कि $100 भेजने वाले को फीस माफ होगी। तो मेरा मतलब हमें कितना का आप आगे लोगों को इस तरह की चीजों से आप दिल बहलाएंगे। आई थिंक पीपल आर नाउ वेरी मेच्योर, दे वांट रियलिस्टिक स्टेप्स जिसका उनको फायदा हो, उनके बच्चों को फायदा हो, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने में मदद मिले और जेन्युइनली उनकी दाद रसी हो। जी ठीक है। अच्छा अवान साहब ये बताइएगा, अब SIFC का इनेकाद हुआ है पाकिस्तान में और ये जो सारे रिजर्वेशंस का इजहार किया अमजद मलिक साहब ने, SIFC अब एक उम्मीद है वो वन विंडो वाली तवक्कुआत जो ओवरसीज़ रखते हैं या जो सरमायाकार रखते हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी की, उनके लिए अब ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं ये बताऊं कि कोई भी हुकूमत हो, ऐलान बहुत करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वन विंडो भी कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अलहदा असम्बली के अंदर नुमाइंदगी भी दे देंगे, सब कुछ ऐलानात बहुत होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब अमल दरामद का वक्त आता है तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो आड़े आ जाती है, वो उसके से तरह तरह के कीड़े निकालती है, जिसके बाद जो मामला फिर सब खाने का शिकार हो जाता है। और ये अब से नहीं, ये कई सालों से हो रहा है। मुझे अमजद मलिक से आपसे, क्योंकि ये OPF के चेयरमैन भी रहे हैं, इनकी नीयत पे भी कोई शक नहीं है। इसके अलावा और भी जो लोग करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ वहाँ पे होता है जब ये मामला आगे जाता है तो आगे जो लोग हैं वो इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होने देते। और ये कई सालों से हो रहा है। और आप देख लें कि इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। मेरी जुल्फिकार बुखारी साहब से बात होती थी जब वो बने थे, अमजद मलिक साहब से होती थी। मैंने कहा यार एयरपोर्ट के ऊपर कम अज कम एक ऐसा वहाँ पर अरेंजमेंट करें कि जब लोग अपने मुल्क वापस आए तो उनको एक अच्छी खुशबू आए, उनको एक अच्छा वहाँ पर रिसेप्शन मिले, इस्तकबाल मिले, ताकि उनके बच्चे भी कंफर्टेबल फील करें। लेकिन बदकिस्मती है कि जैसे हम जहाज से बाहर उतरते हैं तो आपको जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता है ना, वो इतना प्लेजेंट नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। तो लोग वहीं से जो है वो अपना मूड ऑफ करना शुरू कर देते हैं और फिर ज़ाहिर है दोबारा बच्चे दोबारा आने को यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि विलिंगली नहीं आते, खुशी से नहीं आते। तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को या जो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं उनको वहाँ पर कैसा ट्रीट किया जाए। और वन विंडो ये जो दूसरी चीज़ें ये उसके बाद आती हैं। पहले तो आप जब एयरपोर्ट के ऊपर आए तो वहाँ पर आपको टीम में ये जो स्कीमों का ऐलान हो रहा है कि जी वो जो इनामात दिए जाएंगे पैसे भेजने वालों को, यकीन करें कि इनामात आप ना भी सकते हैं। हमारा मुल्क है, हमारा कंट्री है, सब लोग चाहते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्ट भी करें और वहाँ पर पैसे भी भेजें। लेकिन मसला सिर्फ वहीं पे खराब होता है जब आपको मिसट्रीट किया जाता है। तो इस चीज़ को चाहे इस वक्त निगरान हुकूमत है उनको भी समझना चाहिए, या इसके बाद हुकूमत आए उसको समझना चाहिए। और एक आपको ओवरऑल एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा, आपको एक वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम करना पड़ेगा। जब मुझे याद है जब ब्रिस्टर साहब OPF के चेयरमैन थे तो इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर लगाए थे ताकि किसी को कोई मसला हो तो वहाँ पर रब्ता करे। लेकिन अब वो काउंटर भी नहीं है। लेकिन अब हमारी ये है हमारा कि अब ये चेयरमैनशिप से गए हैं, इनका टेन्योर खत्म हुआ है, अब जो नए लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज कुछ हो रहे हैं। तो जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करेंगे, जब तक हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका जायज़ मुकाम नहीं देंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद रहेंगे, हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहसिन बारी साहब, SIFC का जिक्र किया था, आप समझते हैं कि SIFC से आप लोगों की तवक्कुआत हैं और वन विंडो ऑपरेशन जिसका आप मुतालबा कर रहे थे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी दूर हो जाएंगे, पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम के हर्डल्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट आएगी? देखिए, हम जैसे कि दोस्तों ने अपने खदशात पेश किए, मेरे भी इसी तरह के खदशात हैं। देखिए, ये कभी भी इस किस्म की पॉलिसीज कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप ओवरसीज के लोगों को नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर नहीं देते, क्योंकि इनको जो ओवरसीज के मसाइल हैं इनको पता ही नहीं है कि ये मसाइल है क्या। आप इस किस्म की बहुत सारी स्कीमें आई हैं, उनका नतीजा हमारे सामने है, कामयाब नहीं हो सकी। यही बेहतर हल ये है कि ओवरसीज की पार्लियामेंट की चारों सूबाई असम्बलियों में, सेनेट के अंदर, नेशनल असम्बली में
उनकी सीटें मुख्तसर की जाए, ताकि वो जो असल मसाइल है, लोगों के जो डे बाई डे के मसाइल हैं, उन बच्चों के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, उनकी नौकरियों के मसाइल हैं, वो सारे जो वो ओवरसीज के जो मिनिस्टर होंगे या पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं एक और चीज बताता चलूं विद ऑल रिस्पेक्ट, क्योंकि बहुत दोस्तों के साथ ये मेरी बात अच्छी ना लगे। देखिए सर, एक यूके और जो ओवरसीज में ये काम शुरू हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी कॉलोनी जो है पाकिस्तान में बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं ओवरसीज में। अब ये जो सारा पैसा है जो ओवरसीज में लोग प्लॉट खरीदते हैं, ये पाकिस्तान नहीं जा रहा। ये सारे का सारा पैसा जो है ये यूके में, अमेरिका में, अरब अमारात में वहीं पर रखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर उन दोस्तों को जो लोग ओवरसीज जाकर प्लाट बेच रहे हैं उसके ऊपर पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से मुल्क से ये जो ओवरसीज के पैसे हैं जो उन्होंने मुल्क में प्लाट खरीद रहे हैं लेकिन पैसा यहाँ पर रखा जा रहा है, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान में कौन जाके इन्वेस्ट करेगा? ये तो सूरत गमगीन सोची जाएगी। तो मैं मतलब उनकी हौसला अफजाई इसलिए नहीं मैं करना चाह रहा, क्योंकि अगर तो वो पैसा सारा पाकिस्तान वापस जा रहा है और जो प्लाट उन्होंने बेचे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वो यहाँ पर रुक रहा है और रखा जा रहा है तो फिर तो बिल्कुल सोचने की बात है कि ये एक बड़ा अलार्मिंग बात होगी। तो इसी हवाले से हम आगे बहुत सारी चीजें हैं कि हमें सबसे पहले जो मसला हल करने का है, और हमें उम्मीद है कि जो भी नई हुकूमत आगे बनती है वो सबसे पहले जो बड़ा जो सबसे इस वक्त इशू है वो ये है कि ये जो हमारी पीआई की जो फ्लाइट्स है जो यूके से और यूरोप से नहीं चल रही, ये शुरू हो जाए। क्योंकि ये जब तक, क्योंकि वो जो सारा पैसा है दूसरी एयरलाइन कमा रही है और ठीक ठाक कमा रही है, और उसके साथ साथ हमें जो जलील होना पड़ रहा है, जो जिल्लत उठानी पड़ रही है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमारी फैमिली जाती हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे दूसरे ममालिक के एयरपोर्ट पे बैठी हुई हैं। बड़ा एक अजियतनाक एक काम हुआ है। वो भी एक वो जो हमारे साबका हुकूमत के मिनिस्टर थे उनकी बेवकूफ़ी की वजह से सारा ये हुआ है। तो हमें मेरा ख्याल है कि चीज़ों को बड़े गौर से और नज़दीक से देखने की ज़रूरत है, और हमें जो मसाइल है वो मसाइल इसी तरीके से हो गया। हमें आपका चैनल इसमें बहुत बढ़कर काम कर रहा है, मैं डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करूंगा। मुझे और किसी चैनल से नहीं, आपके चैनल ने ओवरसीज के मसाइल को भी उजागर किया है। अवान साहब और जो है पूरे यूरोप में इधर बहुत जबरदस्त काम कर रही है। ये सारे चैनल्स का ये काम है कि ये जो अवेयरनेस है ये सबको आपके चैनल से, पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर है उनसे, हमारी सिविल सोसाइटी से, हमारी मसाजिद है उनसे, हमें हर जगह पे बैठ के ये जो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भेजे जाते हैं, ये सब लोग हम मिलजुल के ये कॉज को हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें मसाजिद को भी इन्वॉल्व करें, हम अपनी सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करें, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को भी इन्वॉल्व करें। इधर हमें यूरोप के अंदर ओवरसीज में पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी ब्रांचेज हर शहर में, हमें अपने कॉन्सुलेट को एक्टिवेट करना चाहिए। ये चीजें होंगी तो जाके पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला जा सकेगा। सही है। अच्छा मलिक साहब, बारी साहब ने शुरू में बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तान इसकी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर ज़रूरी है। अब बुनियादी मामला ये है कि जो पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने एक मैकेनिज़्म दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट कर सकते हैं। ऑल दो मेरे खुद बड़े रिजर्वेशन थे आई वोटिंग पे। आई वोटिंग दुनिया में कोई सेफ़ तरीक़ाकार नहीं है और उसमें शफाफियत का अंसर वो बिल्कुल भी आप कह लें कि उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, साइबर इनसिक्योरिटीज़ हैं। लेकिन 16 माह की हुकूमत रही, जब ये कानून साजी बदली गई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहा, पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि हम जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की जो कानून साजी असम्बली है उसमें जो मैकेनिज़्म है उसी मैकेनिज़्म की तरह का एक मैकेनिज़्म यहाँ पे लाएंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी देंगे। ये क्यों ना हो सका? क्या ये भी आप लोगों के लिए मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने ये लॉलीपॉप ही दिया है आपको? जी बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। मेरे ख्याल में ये जान है तमाम डिस्कशन की कि तारकीन वतन को पार्लियामान में सीटें मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब तक आप हमें बिठाएंगे नहीं ऐवान इक़्तिदार में, तब तक जब तक हमारे साथ कोई मुकालमा नहीं करेगा, ये 80-90 लाख लोगों की नुमाइंदगी नहीं होगी, तब तक कोई भी पेशरफ्त जो है वो मानी खेज नहीं होगी। क्योंकि आपने
उस तबके के साथ मुशावरत ही नहीं की और उनके कोई नुमाइंदे ही नहीं मौजूद है। ये तो यूनियन का असूल है ना कि आप कोई भी चीज करें तो उस तबके के साथ मुशावरत करें। हम सारा कुछ अम्बेसियों पे छोड़ देते हैं और अम्बेसियों ने अपने मंजूर नजर को 100-150 आदमी बनाया होता है हर मुल्क में, वो उनके साथ बात बूत कर लेते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज का नीचे जाता है जो डेवोल्यूशन के जरिए, वहां तक बात नहीं पहुंचती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्यों राइट टू वोट नहीं इंप्लीमेंट हो सका, तो उसमें मेन वजह यह है कि 4-5 मिलियन लोग जो गल्फ में बसते हैं वहां सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि साजिद तूरी साहब लंदन में तो जलसा करें आबद शेर अली के साथ, लेकिन आप सऊदी अरब और बहरीन और कुवैत में आप वोटिंग के लिए कैनवसिंग ना कर सकें। सो ये मेन वजह है। आप दो तबके क्रिएट करते जो आर्टिकल 25 के मुनाफी है और ये डिस्क्रिमिनेशन होती गल्फ वालों के साथ, जिनका क्लेम है कि यूरोप और मगरब वाले ज्यादा मराहत ले जाते हैं और हम काम करते हैं, पैसे भेजते हैं, हमें उस तरह पजीराई नहीं होती। उसकी वजह से ये निकाला है हल इसका कि आप सीटें दें। पार्लियामेंट में 10 सीटें हम कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के फोरम से कि 10 सीटें नेशनल असेंबली में दें, 2 सीटें सेनेट में दें और तमाम सूबाई असम्बलियों में, जैसे बारी साहब ने कहा है कि सूबाई असम्बलियों में भी सीटें दें, और वी आर कमिटेड कि हम ये करना चाह रहे हैं। उसके लिए पिछली हुकूमत में बात इसलिए नहीं बन सकी कि उसमें आधा फ्लोर खाली था। इमरान खान साहब रिजाइन कर चुके थे, पूरा नहीं था आईनी तरमीम के लिए जो मतलूबा तादाद चाहिए थी। इसके लिए जो भी पेशरफ्त होती उसमें ऑपोजिशन गायब रहती और वो फॉल्टी जो है लेजिस्लेशन होती। तो होना ये चाहिए कि तमाम पार्टियां अपने अपने मंशूर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें। तमाम चैनल कम अज कम जो लंदन में एयर होते हैं वो हर हफ्ते में कम अज कम अपने चैनल से कम अज कम 2 घंटे ओवरसीज पाकिस्तानियों को दें। और आप बिल्कुल एक काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि आपका प्रदेश से देश तक तो सालों से अब चल रहा है और कई दफा हम इसमें शरीक हुए। तो ये जब तक आप ये आगे ही नहीं पैदा करेंगे तब तक ये हमारा राइट जो है ये कागजों में रहेगा, हतमी अमली शक्ल नहीं बन सकेगा। सो उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि हमारी नुमाइंदगी हो और पाकिस्तान में भी अहले इक़्तिदार को मीनिंगफुल एक्सरसाइज करनी चाहिए कि इसके ऊपर कानून साजी हो सके। और जब तक मैनिफेस्टो में नहीं आएगा तब तक कानून साजी नहीं होगी। तो ये कमिट करवाएं इलेक्शन लड़ते वक्त के जी, लोग कमिट करवाएं कि जी हम पार्लियामान में नुमाइंदगी देंगे। अब मलिक साहब बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 183 में तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ आपने तरमीम कर दी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी नहीं हो सकी। अब जो उज़र आपने बयान किया है, अब इस पर भी एक बड़ी डिटेल डिबेट हो सकती है। बहरहाल मैं एक वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़े के बाद गुलाम हुसैन अवान साहब की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मैं गुलाम हुसैन अवान साहब ये चाहूँगा कि ऑब्वियसली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं जिससे पाकिस्तान की ज़रूरत भी पूरी होती है और उनकी अपनी और उनकी ज़ात से जुड़े लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। अब फ़र्क क्या है कि लोग जो गैर कानूनी ज़राए हैं उनको तरजीह क्यों देते हैं? 1-2 बातें हुई कि आप उधर पैसा पकड़ाते हैं, इधर आपके रिसीवर एंड पे वो रिसीव हो जाता है, एक फ़ास्ट ट्रैक है। शायद जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर रुपी पैरिटी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी तो वो रेट भी अच्छा दे देते थे। और कौन से अवामिल हैं और उनका तोड़ क्या है? देखिए 2-3 मेजर फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि बहुत सारे लोग बैरून मुल्क में ऐसे भी हैं जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और यहाँ पर एक किसी भी मुल्क के अंदर उनके पास लीगल स्टेटस नहीं होता, तो उनके लिए लीगल चैनल से पैसे भेजना ज़ाहिर है नामुमकिन होता है कि वो भेज नहीं सकते, उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते या वो नहीं भेज सकते, सॉरी। लेकिन दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल मामूली से लालच के लिए या उनको जो है वो हुंडी के जरिए भेजने से कुछ 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, तो वो लोग वो वाले ज़राए इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को हमने पहले भी कई दफ़ा यहाँ मिनिस्टर्स आते हैं उनसे यही बातचीत करते हैं कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जो लोग यहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर यूके के अंदर भी या दूसरे मालिक के अंदर भी ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, और वो उनका कोई ऐसा रास्ता निकालें कि वो कम अज़ कम या पाकिस्तान का बैंक अकाउंट या कोई भी ऐसा खुलवा के यहाँ पर लीगल चैनल से पैसे भेज सकें और आप अथॉरिटी से बातचीत करें। खैर उसके ऊपर भी कोई बात आके नहीं बढ़ती कि कोई ना कोई रास्ता अगर निकल आए
तो पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि जो इलीगल तरीके से पैसे भेजते हैं उनका तोड़ होना चाहिए कि उनको हर तरीके से रोकना चाहिए, ताकि कोई ज़राए नज़र ही ना आए कि वो किस तरीके से पैसे भेज सकते हैं, कोई ये हुंडी वाले या और भी ज़राए से, ताकि जो है लोगों के पास रास्ता ही एक हो कि उन्होंने इसी तरीके से पैसे भेजने। तो ये 2-3 फैक्टर हैं। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो मैं कहूँगा कि सही डेडिकेशन से काम करे तो ये हमें इनामी स्कीमें ये जारी करने की ज़रूरत ही पेश ना आए और अच्छे तरीके से जो है वो हम ये अपना काम जो है वो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर भी इजाफा हो सकता है और भी जो पाकिस्तान के दूसरे माशी प्रॉब्लम है वो भी हल हो सकते हैं। सही है। अच्छा बारी साहब, अब बात ये है कि हुंडी का जिक्र किया है गुलाम हुसैन अवान साहब ने। हुकूमत पाकिस्तान में तो क्रैकडाउन कर लेगी, अभी किया भी है हुकूमत ने और उसके असरात भी नज़र आए हैं। पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई कर भी लेगी, लेकिन जो नेक्सस है, जो चैनल है, जो सेंटर एंड पे बैठा है, बरतानिया में बैठा है, गल्फ़ में बैठा है, कहीं और बैठा है, उसके ख़िलाफ़ तो हुकूमत पाकिस्तान बेबस नहीं है क्या? देखिए, मैंने पहले भी यही बात की। देखिए, हमें फिर पाकिस्तान हाई कमीशन के रोल को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारे, अब यूके में अगर आप लोग आए, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या अरब कंट्री में चले जाएं, बहुत सारे जो लोग हाई स्ट्रीट के ऊपर जो ये पैसे भेजने का काम करने वाले लोग बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक मुहिम शुरू करें और लोगों को बताएं कि ये आप पैसे उनके थ्रू भेजें जिनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस हो, मतलब हाई कमीशन यहाँ से लाइसेंस इशू करे उन लोगों को जो मनी भेजती है, ताकि लोगों के अंदर, अगर वो एक तो वो उनकी फीस रखे ताकि वो फीस भी खजाने में आए और फिर वो जो पैसा भेज रहे हैं वो उसको लीगलाइज किए जा सकते हैं। वो ऐसा मसला नहीं कि नहीं हो सकता है, ताकि लोग, यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि लोगों ने ये जो पैसे भेजने के कारोबार करते हैं, लोगों ने पैसे दिए और वो पता चला कि जब अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो दुकानें बंद करके भाग गए। तो इस तरीके से एक तो गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा कि इतनी तादाद के अंदर इतना पैसा वो इकट्ठा, वो डेली के बेस पे बता सकते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है मेरे पास, इस पे बात होनी चाहिए। क्या ये हम लीगल तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस है, जो यहाँ की कंपनियां हैं उन्होंने लाइसेंस दिए, वो यहाँ से बैठ के कर रहे हैं अपना। लेकिन अगर पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है, आई डोंट नो कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये अमजद साहब इसमें बेहतर बता सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें वो अगर लीगल तरीके से जो लोग बाहर बैठे ये काम कर रहे हैं उनको एक एम्बेसी का कुछ सर्टिफिकेट हो ताकि वो पता चलता रहे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा है कि हमें ये अवेयरनेस जो है कि हमें पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजना क्यों जरूरी है, ये भी बड़ा जरूरी है। अब ये जो हमारी जो जनरेशन है, जो हम हैं, अब जो सेकंड और थर्ड जनरेशन जो यहाँ पर पैदा हुई है, वो तो दिन भर, हम लोग तो ऐसा और 10-20 साल के बाद बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये जो नई जनरेशन है, जिनका रिश्ता जो है पाकिस्तान के हवाले से यहाँ तक तो है कि जब क्रिकेट मैच होगा तो ये होगा, उसमें तो बड़े एक्टिव है। लेकिन पाकिस्तान के साथ वैसे जो दूसरे मसाइल हैं, पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, हेल्थ इशू है, उस हवाले से इन बच्चों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। कश्मीर की काज है, उनको शायद उनको पता हो। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप, ये जो नई जनरेशन है उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं। तो ये ज़र मुबादला भेजने के लिए तो वहां पर तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। यहाँ से मैंने कहा कि बच्चे जो है उनको अपने मुल्क लेके जाना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल पाकिस्तान जाए, बच्चों को लेके जाए, हमारा तो मसला नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बारी साहब बड़ी अच्छी सजेशंस दिए हैं। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं आप तीनों मेहमानों, अमजद मलिक साहब, बारी साहब, अवान साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के आखिर में बात यही है कि ये स्कीम अगर आप चैनल के ज़रिए, बल्कि आप मस्ट कानूनी तरीके के ज़रिए आपको अपने जो पैसे हैं, अपने जो पाउंड्स हैं, डॉलर हैं, रियाल हैं, दिरहम हैं, वो पाकिस्तान भेजने चाहिए। और ये जो 80 अरब रुपया रखा गया है, जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, ये रिवार्ड की सूरत में, इनाम की सूरत में कुरानदाजी के ज़रिए आपको मिल सकते हैं। तो किस्मत आजमाने में भी कोई आर नहीं है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।